इस वीडियो में हम लोग क्रिस्टीना रोसेटी का लिखा हुआ ड्रीमलैंड पोएम को लाइन बाय लाइन एनालिसिस करने वाले हैं। इसका कुछ बैकग्राउंड के बारे जानने वाले, हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट्स एक दो जान लेंगे और साथ में इसका सिंबल्स और जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो भी साथ में करते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्रिस्टीना रोसेटी जो है ये प्री रेफेलाइट ग्रुप ऑफ पोइट से बिलोंग करती है। ये एक 19th सेंचुरी का मूवमेंट था प्री रेफेलाइट। इसमें आपको रोमांटिसिज्म और नेचर का प्रति जो एक प्यार है या सब चीज़ को एक कलरफुली डिस्क्राइब करने का या सिंप्लिसिटी, चाइल्डहुड, ये सब थीम आपको मिल जाएगा प्री रेफेलाइट ग्रुप ऑफ पोएट्री में। इस ग्रुप का सबसे फेमस दो पोइट्स थे, एक थे डीजी रोसेटी यानी डांते गैब्रियल रोसेटी और एक ये सीजी रोसेटी यानी क्रिस्टीना गैब्रियल रोसेटी। इनका सबसे फेमस वर्क है गॉबलिन मार्केट, ठीक है, और इनका एक पोएम एंथोलॉजी है गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स जो कि 1862 में पब्लिश्ड हुआ था। उसी में ये ड्रीमलैंड पोएम आता है। हालांकि ये लिखा गया है 1849 का अप्रैल में, बट ये बाद में पब्लिश हुआ है 1862 में, वो जो कलेक्टेड एंथोलॉजी है उसी के साथ। इस पोएम का स्ट्रक्चर का एक खासियत है, इसका राइम स्कीम है AAAB CCCD, यानी अगर आप पूरा ऑक्टेव को देख लीजिएगा, ऑक्टेव यानी 8 लाइन का स्टैंजा, ये पोएम 8 लाइन का स्टैंजा में बटा हुआ है। तो पहला 4, अगर आप ये 8 लाइन को 4 हाफ में बांटें तो पहला हाफ का जो 4 लाइन है उसमें फर्स्ट 3 लाइन्स आर एंड राइमिंग और जो फोर्थ वाला लाइन है ना वो एक जस्ट अलग टाइप का राइम है। सिमिलर नेक्स्ट 4 लाइन में भी पहला 3 एक ही टाइप का राइमिंग और आखिरी वाला अलग। और एक चीज़ और आपको खासियत दिखेगा कि जो पहला 3 लाइन है वो आयम्बिक ट्राइमीटर को फॉलो करता है यानी 6 सिलेबल्स, और जो चौथा वाला लाइन है यानी चौथा और 8वां लाइन वो आपका रहेगा 4 सिलेबल वाला, ओनली 4 सिलेबल। और बाकी पहला 3 लाइन 6 सिलेबल यानी आयम्बिक ट्राइमीटर। तो ये कुछ स्ट्रक्चर और राइम के बारे में चीज़ है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये पोएम जो है ये टोटल एलेगोरिकल पोएम है। एलेगोरिकल पोएम यानी ये कुछ ऊपर से देखने में कुछ और लगेगा, लेकिन एक्चुअली ये कुछ और चीज को सिंबलाइज करता है। यहाँ पे ड्रीमलैंड पोएम डेथ को और आफ्टर लाइफ को सिंबलाइज करता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने मृत्यु के बाद उसका जो सोल है, आत्मा है, वो अपना जर्नी में, इटर्नल जर्नी टू हेवन में धीरे धीरे जा रही है। दुनिया का सारा चीज को छोड़ करके, सारा मेमोरी को छोड़ करके, सारा कनेक्शन को तोड़ करके वो फुल पीस के साथ आगे बढ़ रहा है अपना इटर्नल एड्रेस का तरफ। ठीक है, ये है पूरा पोएम और इसमें क्रिश्चियन सिंबल्स एज एक्सपेक्टेड आपको ढेर सारा देखने को मिल जाएगा। वो जैसे जैसे हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे मैं आपको सिंबल्स भी दिखाता चलूंगा। ओके, अब आइए लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। Where sunless rivers sweep their waves into the deep, she sleeps a charmed sleep, awake her not। जहां पे सूर्य रहित नदियां रोती है, सूर्य रहित इन द सेंस जहां पे सूरज का रोशनी नहीं पहुंचता है, दैट मीन्स डार्कनेस। ये जो रिवर है ये कहाँ पे है? अंधेरा में है, यहाँ पे सूरज का रोशनी नहीं पहुंच रहा। और क्योंकि सूरज का रोशनी नहीं पहुंच रहा तो वैसा रिवर क्या हो रहा? रोशनी का अभाव से, रोशनी का कमी से रो रहा है। ये किस चीज को सिंबलाइज करता है? सन इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, अ कंफर्ट यू कैन से। तो क्योंकि आप डेथ जैसे ही आपका हो रहा, आप सारे मटेरियल वर्ल्डली जॉयज एंड हैप्पीनेस से आप वंचित हो जाते हो बिकॉज यू आर डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ। तो दैट इज कनोटेटेड बाय द वर्ड सनलेस। दैट मीन्स यू आर लाइफलेस, यू आर डिवॉइड ऑफ द वर्ल्डली जॉयज। इसलिए देखिए वीप वर्ड भी यूज किया गया कि वो रिवर रो रहा है, और रोना को किस फॉर्म में? वेव का फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है कि उसका जो जितनी लहरें हैं ना, लहरें एकदम डीप तक, गहराई तक जा रहे हैं। ठीक है, एंड शी स्लीप्स अ चार्म स्लीप। शी यहाँ पे कौन है? ये एक महिला है जो इस पूरा पोएम का जो हीरोइन है, यानी उन्हीं का मृत्यु और उन्हीं का सोल का जर्नी के बारे पूरा पोएम में पोएट डिस्क्राइब की है। तो वो एक बहुत ही चार्म्ड स्लीप सो रही है, ऐसे वो एक निद्रा सो रही जो एकदम मंत्रपूत निद्रा हो, जो कोई जादू बल में उस निद्रा को इतना गहरा कर दिया गया है कि वो कभी टूटे ही ना। ये ऑर्डिनरी स्लीप नहीं है, ऑब्वियसली डेथ तो कोई ऑर्डिनरी स्लीप है नहीं, डेथ इटर्नल स्लीप है। तो उसी के बारे में होता है चार्म स्लीप, अवेक हर नॉट, उसको मत जगाओ। अच्छा, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर कोई एक मृत आदमी को कितनों भी जगाने का कोशिश कर ले, क्या वो जगेगा? क्या उसके लिए जगना पॉसिबल है? अपना डेथ से उठ करके पुनर्जीवित होना पॉसिबल है? अटरली इम्पॉसिबल। फिर उसको ये कहने का मतलब क्या है कि उसको मत जगाओ? इसका अंतर्निहित मीनिंग यही है कि जब कोई डेथ
का एक्सपीरियंस लेता है, जब दुनिया से कोई चल जाता है तो उसको वापस लाने का मंशा भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो वर्ल्डली सारा चीज से दूर चल गया है, तो एक तरीके से उसका सोल को मुक्ति मिला है। तो जो ऑलरेडी दुनिया का श्रृंखल से, बंधन से मुक्त हो करके जा रहा है अब अल्टीमेट फ्रीडम का तरफ, तो उसको और उसके लिए शोक मनाना या उसको वापस बुलाना या वापस बुलाने का चाह रखना भी मतलब that is not necessary. So don't have an intention to awake her. Okay, led by a single star she came from very far to seek where shadows are her pleasant lot. तो एक अकेला तारा का सहारे उसने आया था, उसी का गाइडेंस के बेस्ड। अब सिंगल स्टार का गाइडेंस यानी उसका जो मोटिव था, उसका जो इंटरेस्ट था या कहा जाए इंटेंशन था, वो हमेशा फोकस्ड रहा है। ठीक है, या अभी भी कहा जाए तो वो फोकस्ड है, एक ही तरफ वो फोकस्ड है। किस चीज़ के पर? अपना मोक्ष का तरफ, अपना मुक्ति का तरफ, अपना लिबरेशन ऑफ सोल का तरफ वो फोकस्ड है। अब वो कहीं भी डेविएट नहीं होगी, कहीं भी वो राह नहीं भटकेगी, सीधा वो सोल कहाँ जाएगा? टूवर्ड्स हेवन। अच्छा, अब इसका एक और भी मतलब निकलता है, ये जो लेड बाय अ सिंगल स्टार, ये एक तरीके से द स्टोरी ऑफ नेटिविटी, नेटिविटी इन द सेंस द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको भी एक तरीके से दर्शाता है। तो ये जैसे ही जीसस क्राइस्ट का मेंशन आया तो संगे संग ये क्रिश्चियन सिंबल बन गया। और ऊपर से एक चीज भी और क्या दर्शाता है कि उसका लाइफ का बिगिनिंग को भी दर्शाता है, कि जैसे कि एक स्पेशल पर्पस से उसका मतलब जो जन्म हुआ था, जैसे क्राइस्ट का भी जन्म हुआ था, वैसे इस लेडी का भी जन्म हुआ था, और बहुत दूर से आई थी, यानी हेवन से ही वो आई थी यहाँ पे अर्थ में। अपना जिंदगी जितना दिन उसका जीने का था उतना दिन यहाँ पे एक तरीके से टेम्पररी जर्नी करने वो आई थी, और आज उनका जर्नी खत्म हुआ। अब वो कहाँ जा रही है? टू सीक वेयर शैडोज आर, जहाँ पे परछाइयाँ रहती है वहाँ वो उस जगह को वो ढूंढने जा रही है, हर प्लेजेंट लॉट। और वही जगह उसके लिए सबसे आरामदायक है, सबसे मज़ेदार है, सबसे सुकूनदायक जगह है। वहीं पे जाके उसको आराम, चैन, सुख मिलने वाला है, इस दुनिया में नहीं मिलने वाला है, और इस दुनिया में मिला भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, अब परछाई जहां रहती है, इसी से आप अब दोबारा समझ सकते हो कि परछाई यानी एब्सेंस ऑफ लाइट। इसका साथ आप कनेक्ट कर सकते हो जो पहला लाइन में सनलेस था, राइट? तो दीज ऑल द डेथ ऑलवेज लीड्स यू अवे फ्रॉम मटीरियल जॉयज, मटीरियल हैप्पीनेस, मटीरियल कंफर्ट। लेकिन वो जहां पे आपको ले जाती है वो आपको धरती वाला आंख से देख के लगता होगा कि यहाँ अंधेरा है, परछाई है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज लीडिंग यू टू द वर्ल्ड ऑफ इटर्नल लाइट। ठीक है, हमेशा का रोशनी की तरफ वो आपको लेके जा रही है, इफ यू आर लीडिंग टू हेवन, ऑफ कोर्स। She left the rosy morn, she left the fields of corn, for twilight, golden lawn and water springs. उसने, उस व्यक्ति ने, उस लेडी ने क्या किया? रोजी मॉर्न को पीछे छोड़ दिया। मॉर्न इन द सेंस यहाँ मॉर्निंग, रोजी इन द सेंस लाइक अ रोज, ब्यूटीफुल लाइक अ रोज। जैसे जब सूरज उगता है तो पूरा आसमान कैसा गुलाबी लाल हो जाता है, कितना सुंदर वो लगता है ना? तो ठीक वैसे ही उसने वो सुनहरा सुबह जो कि धरती में वो देखा करती थी, वो उसने पीछे छोड़ दिया। ठीक है, उसने फील्ड्स ऑफ कॉर्न, यानी जो भी कुछ आपका कॉर्न का फील्ड था, ठीक है, भुट्टो का खेत था, जो प्रोडक्ट्स था, क्रॉप्स था, अ सिंबल ऑफ फूड, अ सिंबल ऑफ सस्टेनेंस, उसको पीछे छोड़ दिया। फॉर ट्वाइलाइट, कोल्ड एंड लॉन, ठंडा और अकेला, लॉन यानी अबांडन, लोनली। ठीक है, अकेला। ट्वाइलाइट के लिए, ट्वाइलाइट एक ऐसा समय होता है जब दिन ढलता है और शाम आता है, तो नॉट टोटली फुल ऑफ लाइट, नॉट टोटली फुल ऑफ डार्कनेस, ऐसा एक मतलब जंक्शन को कहा जाता है ट्वाइलाइट। तो इस ट्वाइलाइट के, इस ठंडा और अकेला ट्वाइलाइट भी वो पार करके आया, एंड वाटर स्प्रिंग्स, और काफ़ी सारा पानी का झरना भी उसने पार करके आया। ये इसका सिंबॉलिक अर्थ क्या है? ठीक है, इसको आप लाइफ का स्टेजेस के साथ तुलना कर सकते हो, जैसे रोजी मॉर्निंग को आप चाइल्डहुड के साथ तुलना कर सकते हो। फील्ड्स ऑफ कॉर्न यानी जहाँ पे उसके पास ढेर सारा अर्थली जो प्रॉपर्टी है या अर्थली जो सस्टेनेंस है वो उसको मिल गया, यानी इसको आप जवानी के साथ तुलना कर सकते हो, है ना? फिर ट्वाइलाइट, दैट मीन्स योर ओल्ड एज, योर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स ओल्ड एज, उसका साथ तुलना कर सकते हो, है ना? तो पूरा जिंदगी में उसने एक एक करके ये सारा दशा पार करके आया है। ठीक है ना? और उसने धरती का सारा रूप रस देख रखा है, उसका सारा प्रोविडेंस, सारा ब्यूटी देख के रखा है। Through the sleep as through a veil, she sees the sky look pale and hears the nightingale that sadly sings. स्लीप के थ्रू, निद्रा के थ्रू, ठीक है, सोने के थ्रू, और
जैसे कि मतलब सोने का थ्रू वो देख रही है, जैसे लग रहा है उसका आंख के सामने एक पर्दा हो, एक वेल, एक लटका हुआ पर्दा हो, जैसे लग रहा हो उसका थ्रू वो देख रहा है आसमान को, जो कि पेल लग रहा है। पेल यानी डिसकलर्ड, ओके, डल। तो आसमान बहुत ज़्यादा फीका लग रहा है, बेरंगा लग रहा है। और उसका कान में क्या आ रहा है? नाइटिंगेल का गाना आ रहा है, जो कि बहुत दुख भरा गीत गा रहा है। नाइटिंगेल का गाना में कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, बल्कि दुख है। तो ये किस चीज़ का सिंबल है? ये एक तरीके से वो जो डेथ का थ्रू जा रही है, डेथ मीन्स सेपरेशन फ्रॉम वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड का ब्यूटी को वो इतना दिन तक एक्सपीरियंस की है, जो वर्ल्ड में इतना दिन वो जिया है, अपना ज़िंदगी का बहुत सारे सुनहरे पल जिया है, उससे वो अब जुदा हो रहा है। तो एक तरीके से ये इट इज़ अ सैड मोमेंट फॉर हर, ओके। तो उस चीज़ को वो सैडली सिंग्स, जो नाइटिंगेल सैडली गा रहा है, उसका थ्रू आप मतलब दर्शा रहे हैं। एंड जो आसमान है वो भी उसके लिए फीका पड़ गया, क्योंकि जितना भी कलर, जितना भी कलरफुल एक्सपीरियंस, मोमेंट्स ऑफ ब्यूटी उसने पार, मोमेंट्स ऑफ लव उसने ज़िंदगी में पार करके आया था, वो सारा अब वो कभी रीलिव नहीं कर सकी। तो उसके लिए थोड़ा उसको खराब लग रहा है, ठीक है। और ये सब वो स्लीप का थ्रू देख रही है। स्लीप का थ्रू इन द सेंस क्या, कि डेथ का थ्रू। अब डेथ का थ्रू कोई देख तो नहीं सकता, मतलब ये रिमाइंड वो कर रही है। जब उसका डेथ आ गया, जब उसका ज़िंदगी से अलविदा कहने का वक्त हुआ, तब वो एक बार रिकैप कर रही है, इतना दिन मैंने जो ज़िंदगी जिया, क्या क्या स्टेज मैंने देखा, क्या क्या चीज़ मैंने पाया, क्या क्या चीज़ मैंने खोया। अब देखिए, रेस्ट रेस्ट, अ परफेक्ट रेस्ट, शेड ओवर ब्राउ एंड ब्रेस्ट, हर फेस इज टूवर्ड द वेस्ट, द पर्पल लैंड। यानी आराम, आराम, एकदम परफेक्ट आराम। किस चीज़ के ऊपर? शेड ओवर ब्राउ, जो कि आराम ढल रहा है उसका ब्राउ, ब्राउ इन द सेंस फोरहेड, ठीक है ना, पेशानी, कपाल। एंड ब्रेस्ट, और सीने के ऊपर। तो उसका, अच्छा, सीना यानी यहाँ पे एक तरीके से आप दिल भी समझ सकते हो, और फोरहेड यानी आप ब्रेन भी समझ सकते हो। तो उसका माइंड को टोटल रेस्ट मिल चुका है, उसका हार्ट को टोटल रेस्ट मिल चुका है, उसका पूरा बॉडी को टोटल रेस्ट मिल चुका है। उसका फेस किस तरफ है? वेस्ट का तरफ है। वेस्ट क्या सिंबलाइज करता है? सनसेट यानी डिक्लाइन, यानी उसका जिंदगी का सूरज भी अब ढलने वाला है, उसी तरफ वो मुंह करके है। द पर्पल लैंड, पर्पल लैंड का दो यहाँ पे मतलब हो सकता है। एक पर्पल लैंड यानी जब सूरज ढलता है तो चारों तरफ जो क्रिम्सन ऑरेंज पर्पल हो जाता है, एक आप उसको समझ सकते हो, दैट लैंडस्केप। Another meaning you can derive is of heaven. The purple land means here the fantastic land, okay, the land of majesty, that is paradise, okay, heaven, स्वर्ग। तो अब धीरे धीरे वो जिंदगी से अलविदा कह के स्वर्ग की तरफ बढ़ रहा है। शी कैनॉट सी द ग्रेन राइपनिंग ऑन हिल एंड प्लेन, शी कैनॉट फील द रेन अपॉन हर हैंड। तो वो और उस ग्रेन को नहीं देख पा रही। कौन ग्रेन को? याद है कॉर्न फील्ड हम लोग पढ़े थे, शी लेफ्ट द फील्ड्स ऑफ कॉर्न। तो जो कॉर्न फील्ड वो पार करके आई है, जो जिंदगी का जो मज़ा, जवानी का जो मज़ा, चारों तरफ सस्टेनेंस का, प्रॉपर्टी का, वर्ल्डली संपत्ति का जो मज़ा है, अब वो और उसको फील नहीं कर पा रही। राइपनिंग ऑन हिल एंड प्लेन, पूरा पहाड़ी में और समतल भूमि में जो ग्रेन धीरे धीरे डेवलप हो रहा, ग्रो करके फुल एक जो सीरियल में बनेगा, फुल एक कॉट में बनेगा, वो नहीं देख पा रही। इस ग्रेन का एक सिंबॉलिक मीनिंग और क्या हो सकता है? उसका अपना परिवार, संतान हो सकते हैं, ठीक है, कि उनको बड़ा होते हुए वो अब और नहीं देख सकेगा। शी कैनॉट फील द रेन अपॉन हर हैंड, उसका हाथ का ऊपर जो बारिश गिर रही है वो उसको और फील नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसका बॉडीली सेंसेशंस चल गया है। बिकॉज ऑफ हर डेथ शी कैनॉट फील एनीथिंग रिलेटेड टू हर बॉडी। फिजिकल एक्सपीरियंस और फील करने का उसको इजाजत नहीं है, उससे वो ऑलरेडी रफा दफा हो चुकी है। अच्छा, रेन का एक और मतलब क्या हो सकता है? हर नियर एंड डियर रिलेटिव्स टीयर्स, ठीक है, सब कोई उसका मौत में जो दुखी है, ठीक है, उनके आंसू बरस रहे हैं, तो उसको भी एक तरीके से आप रेन कह सकते हैं, जो कि शायद उसके हाथों पर या बॉडी पर गिर रहे हैं, लेकिन वो फील नहीं कर पा रही है। उन लोगों के दुख को, उन लोगों के गम को वो अब और फील करने का हालात में भी नहीं है, क्योंकि उसका दिल भी अब दुनियावी चीज़ों से विमुख हो चुका है। अब वो जा रहा है दुनिया से बहुत ऊपर का जगह में। ओके, नाउ हर हार्ट, हर ब्रेन, हर माइंड, हर सोल इज डिवॉइड ऑफ ऑल द वर्ल्डली bondages it once was tagged with, ठीक है। Rest, rest forevermore upon a mossy shore, rest, rest at the heart's core till time shall cease। सिर्फ आराम करो, सिर्फ आराम करो, हमेशा के लिए अब आराम करो एक मौसी शोर। मौसी यानी आपका कोई पानी वाला जगह, ठीक है, कोई लो लैंड जहाँ पे पानी जम गया है, ठीक है, काफ़ी वो डैम्प हो गया है,
ठीक है, उसमें काफ़ी मतलब मशरूम्स टाइप का ग्रो कर गया, तो दैट इज कॉल्ड अ मॉसी। मॉसी शोर, शोर यानी आपका नदी का किनारा, रिवर बैंक, ठीक है। तो उसको शायद कोई रिवर बैंक में ऐसा वेट टाइप का जगह में दफन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए वहीं पे वो अब क्या करेगा, रेस्ट लेगा, हमेशा के लिए विश्राम लेगा। अच्छा, मौसी शोर का एक और मतलब ये भी हो सकता है कि द शोर बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ठीक है। लाइफ और डेथ का जो किनारा है उसमें अब उसको दफन कर दिया गया है। लाइफ को, वो एक तरफ उसका लाइफ है, जगत का एक तरफ लाइफ पनप रहा है, वो देख पा रही या फिर सेंस कर पा रही, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही, या उससे कहा जाए तो उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो चुका है। नाउ शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द अदर वर्ल्ड। और क्या कि उसका दिल का एकदम अंतस्थल में क्या हुआ है, रेस्ट पहुंच चुका है, उसको दिल को भी आराम पहुंच चुका है। अब उसको ना डिजायर परेशान करता है, ना खुशी उतावला करता है, ना दुख बेबस करता है, सब चीज से वो परे हो गए। देयर इज अ वेरी अमाउंट ऑफ पीस, ओके। और ये कब तक रहेगा, तब तक रहेगा जब तक समय बंद नहीं हो जाएगा। समय बंद इन द सेंस द डे ऑफ जजमेंट। ये भी आपका एक सिंबल, क्रिश्चियन सिंबल है, बिब्लिकल सिंबल है, कि माना जाता है एक ऐसा दिन आएगा जब सारा दुनिया खत्म हो जाएगा, कायनात खत्म हो जाएगा, और सब जितने भी इंसान मरे हैं सब का सोल ऊपर जाएगा हेवन में बिफोर गॉड, एंड देयर विल बी देयर जजमेंट, और ऑन बेसिस ऑफ देयर जजमेंट कोई हेवन में जाएगा, कोई हेल में जाएगा, ठीक है। इसको डे ऑफ जजमेंट कहा जाता है। आप इसको कयामत भी कह सकते हैं इस्लामिक रूल्स का अनुसार, ठीक है। तो दैट इज द होल थिंग। तो टाइम सेल्सियस मतलब वही डे ऑफ जजमेंट का टाइम। स्लीप दैट, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए। स्लीप दैट नो पेन शैल वेक, नाइट दैट नो मॉर्न शैल ब्रेक, टिल जॉय शैल ओवरटेक हर परफेक्ट पीस। तो ऐसा नींद में वो चली गई है जिसको अब कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या तोड़ नहीं सकता, जो स्लीप से उसको कोई जगा नहीं सकता। चाहे कितना भयंकर दुनिया हिला देने वाला दर्द आ जाए, गम आ जाए, आसमान टूट पड़े, जमीन गिर जाए, लेकिन वो अब इस स्लीप से नहीं जगेगी। ऐसा एक रात जिसका कोई सुबह अंत नहीं कर सकता, यानी दिस इज द एवर ग्रीन नेवर एंडिंग नाइट। ऐसा रात जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि अब वो डेथ में पहुंच चुकी है। डेथ के बाद उसका जिंदगी में लौटने का और कोई आशा नहीं है। डेथ उसको ऐसा एक गहरा स्लीप में लेके गया है जिसमें से जगने का कोई उम्मीद नहीं है। कब तक, क्या वो कभी नहीं जगेगा, जगेगा, लेकिन कब तक, टिल जॉय शैल ओवरटेक हर परफेक्ट पीस। जब वो अभी कंप्लीट पीस का हालत में है, ठीक है, कि उसका दिल भी एकदम शांत हो चुका है, मन भी शांत हो चुका है, बॉडी भी शांत हो चुका है, तो ही इज नाउ, आई एम सॉरी, शी इज नाउ इन कंप्लीट परफेक्ट पीस। लेकिन ये पीस को एक दिन ओवरकम करेगा, क्या, जॉय, आनंद। किस चीज का आनंद, जब डे ऑफ जजमेंट आएगा, जब वो हेवन में जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए इटर्नल सैल्वेशन उसका होगा, इटर्नल जॉय उसको रहेगा, तब इस परफेक्ट पीस से भी बढ़ करके जॉय होगा। लेकिन तब तक, जब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं आता, तब तक वो परफेक्ट पीस में रहेगी। उसका पीस भंग हो सके, उसका शांति आराम भंग हो सके, ऐसा कोई स्कोप है ही नहीं, ठीक है। तो ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिए, ताकि आगे जितना भी वीडियो आए सब के बारे आपको सबसे पहले पता चले। और पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, एनीथिंग जिसका भी ऊपर आपको दरकार पड़ेगा हेल्प का, प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बना के लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज स्टे